हाँ जी, नमस्कार। आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए बहुत ही ख़ास रहने वाला है जो आरएएस प्री 2024 देने जा रहे हैं और या फिर देने की सोच रहे हैं और उनके मन में काफ़ी सारे डाउट हैं एग्ज़ाम को लेके, सिलेबस को लेके, पीवाई और एमसीक्यूज़ की बुक्स को लेके, इकोनॉमिक सर्वे को लेके, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। आज की वीडियो में मैं आपके उन सभी डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बिना देर करते हुए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो जी कि अभी 75 डेज शेष बचे हैं आरएएस प्री के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको इन अंतिम 75 डेज़ में अपनी किस तरीके की रणनीति अपनानी है जिससे आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर चुके हो, कुछ उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जाता है कि मैम क्या 75 डेज़ में आरएएस प्री क्लियर किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ दोनों आपको पता है। आपको पता है कि क्या आप अपना एक दिन का जो टारगेट लेके चलते हो वो एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर अगर आपके मन में है ना कि मुझे करना है तो आप आराम से, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। 75 डेज़ बहुत होते हैं, आराम से आरएएस प्री क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, और आपको एक अपना वो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, एक अच्छी सी रणनीति अपनानी है जिससे आप किस समय आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, किस टाइम पे आपको पीवाईक्यू निकालने हैं, किस टाइम आपको एमसीक्यूज़ निकालने हैं, किस टाइम आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ढंग से मैनेज करके चलोगे ना तो आराम से 75 डेज़ बहुत हैं। आप आराम से 75 डेज़ में आरएएस प्री की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आरएएस प्री का सिलेबस मैं मानती हूँ कि बहुत लंबा है, लेकिन क्या है कि उसमें जो टॉपिक है ना उनको पहले से अपन कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे हैं। जो कि अपने आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपने इनको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, इनको कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। और ज़्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं सारी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होती है। अगर किसी चीज़ की अब नई ज़रूरत होती है तो वो होती है रिवीजन की। इसलिए अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे चीज़ों को तो 75 डेज़ में आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बुक्स पढ़ें। मार्केट में देखो बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। ये किसी की लैंग्वेज कैसी है, किसी की लैंग्वेज कैसी है, तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ सूटेबल हैं, आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज अच्छी लग रही है। अगर आप इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगते हो तो मैं ये कहूँगी कि आप राजस्थान की के लिए पैनोरमा बेस्ट है। और अपने ये जो आरबीएससी की बुक चलती है ना 9 से 12 तक, ये वाली पढ़ लेना। जितना ज़्यादा मैटर होता है कन्फ्यूज़न उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है और कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कहीं से कलाम के नोट्स मिल जाएं तो आप कलाम के नोट्स ले लेना, या फिर स्प्रिंग बोर्ड के भी आते हैं। तो आप जिसके साथ सूटेबल हो ना, आप उसका मटेरियल अपने पास कलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, आप है ना अगर ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लिए वो इनफ है, नहीं, देखो जीके तो अथाह भंडार है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपका एक फिक्स कंटेंट तो हो गया कि मेरे को स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मेरे मेन हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते जाना है। 2 4 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको इधर उधर से होती हैं, उनको और कहीं से जैसे पीवाईक्यू में कई बार मिल जाती हैं वो हमें, या फिर कहीं एमसीक्यूज़ में दिख जाती हैं, या फिर कहीं किसी और टीचर की अपन यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं रिवीजन के लिए, तो वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो उनको आप ऐड ऑन करते जाओ। ये A4 साइज़ के पेपर ले आओ और जो चीज़ें वहाँ आराम से अपने अटैच कर दो पेपर में लिख के, और अपने नोट्स के साथ अटैच कर दो, तो आपके बहुत अच्छे वाले नोट तैयार हो जाएंगे। जिससे कि आपको बार बार अलग अलग जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एक नोट्स ही आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, आपकी खुद की पांडुलिपि तैयार हो जाएगी सब एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं तो देखो पर्सनल सजेशन यही है कि आप अपने नोट्स बनाओ। अगर आप वही है अपने नोट्स भी, ऐसा नहीं कि आप शुरू से सारी चीज़ें लिखना शुरू करो, अभी नहीं हो पाएगा। आप कोई एक अच्छी कोचिंग के, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट के नोट्स पकड़ लो। मेरे पास जैसे कलाम के हैं, और मैंने क्या किया, जैसे कलाम के नोट्स ले लिए और मैंने उनमें अपनी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती गई हूँ, तो मेरे पास अब वो खुद के नोट्स हैं।
ठीक है। अब उन नोट्स से चाहे मेरा कोई सा भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, आरएएस का हो, रीट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, उन नोट्सों को पढ़ लेते हैं और बार बार जब पढ़ते हैं ना वो अपने आप रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है जी। तो कौन सी बुक पढ़ें, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और भी अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, आप वही वीडियो देख लेना। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मैम बेस्ट पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की बुक कौन सी है, कौन सी बुक पढ़ें। तो जी देखो, इसमें ना कोई एक पर्टिकुलर बुक तो है नहीं जिसको आप पढ़ लो, जिसमें सारा कंटेंट हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब अपने ना सिखवाल की बुक आती है एक, उसमें 11,000 कुछ पीवाईक्यू दे रखे हैं और एमसीक्यूज़ दोनों मिला के दे रखे हैं। और उसमें राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, क्या बचा, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट को है ना के पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ दिए हैं। तो आप अगर वो वाली बुक ले लो ना और उसको निकाल लो आराम से, तो वो आपका, आप ये मानो कि आपका राजस्थान बिल्कुल तैयार है आपके एग्ज़ाम देने के लिए। आप राजस्थान का पूरा कंटेंट तैयार है आपका। एक इकोनॉमिक सर्वे बचेगा, उसको आपको थोड़ा अलग से पढ़ना है। ठीक है। तो वो सिखवाल वाली बुक बेस्ट है, वो ले लेना। और जिनके पास पैनोरमा है तो पैनोरमा में पीछे भी हर चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको निकाल लेना, ये बहुत है। इतने पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ निकाल लोगे ना आप तो बहुत रहेगा। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ करने का तरीका क्या है। अब जैसे मैं मेरी बताती हूँ कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया, राजस्थान की नदियाँ हैं, मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ लिया, अब मैं इनके एमसीक्यूज़ निकालने बैठती हूँ। ठीक है। अब जब मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो मान लो 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो उनमें से है ना आराम से 85 एमसीक्यूज़ वो होंगे जो मैंने जो कंटेंट पढ़ा है ना उसको पढ़ के मैं सही कर दूँगी। ठीक है। शेष बचे जो 15 एमसीक्यूज है ना, ये वो होंगे जो थोड़े, जिनकी लैंग्वेज अपन को समझ नहीं आ रही, या फिर थोड़े से अपने सिलेबस अपने उससे इधर उधर पूछे हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, तो इनको है ना, इनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। इनके बारे में थोड़ा सा देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज है, कैसे पूछा, और उन पे है ना उसी बुक में इंपॉर्टेंट लिख लो। जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम आप उन पीवाईक्यू को करोगे ना, तो जो जिन पे आपने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना उन पे जल्दी नज़र जाएगी आपकी। ठीक है। तो आप ये तरीका अपना सकते हो जिससे आपका रिवीजन भी आसानी से और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम क्या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ज़रूरी है। अरे ज़रूरी नहीं, ये तो कंपलसरी है। इकोनॉमिक सर्वे के बिना तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मैंने अभी ये सुना है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज पता नहीं थोड़ा बहुत कम रह सकता है, क्योंकि पिछले 3-4 भर्तियों में इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चनों की भरमार है। तो थोड़ा कपिल सर बता रहे थे कि हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं रहना। आपको इकोनॉमिक सर्वे तो उंगलियों पे, टिप्स पे रट जाना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की ज्योग्राफी जब पढ़ो ना तो उसको इकोनॉमिक सर्वे के साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा कि ये अपनी ऊर्जा वगैरह हैं, संसाधन हैं, इन पे कितना, कैसे, कितनी क्षमता है, क्या है, ये सारे इकोनॉमिक सर्वे में से पढ़ लेना आप, क्योंकि जियोग्राफी के एज इट इज़ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना तो मस्ट है। और इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर फर्स्ट है ना, उससे तो 1 या 2 क्वेश्चन 101% आते हैं, तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट जो चैप्टर है इसकी है ना मैंने ट्रिक बनाई हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप, सच बता रही हूँ, आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे उसको पढ़ने में। मतलब मैंने इस तरीके से वो आंकड़े बताए हुए हैं, मैं आपके साथ उसका वीडियो शेयर कर दूँगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। देखो, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कोई अपन है ना ऐसे छोड़ देते हैं, वर्ल्ड की जियोग्राफी छोड़ दी और वहाँ से पता है सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार अपन रिवीजन कर लेते तो अपना वो सही हो जाता। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं मैं कोई सब्जेक्ट छोड़ दूँगा, तो मैं तो ये कहूँगी कि मत ऐसा सोच के बैठो, सारी सब्जेक्ट को पढ़ना। और सबको अभी टाइम है कि आप सबको प्रॉपर टाइम दे सकते हो। अगर एक अच्छा सा टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ें तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ठीक है। तो देखो, ये भी मैं तो ये कहूँगी कि ये नहीं कि आप 10 दिन राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हो और चीज़ें आपने छोड़ दी।
आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या है, भले आधे घंटा पढ़ो एक सब्जेक्ट को, पर सारी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो। जब आप सारी सब्जेक्ट को साथ लेके चलोगे, उनके PYQ MCQ साथ साथ निकालते चलोगे ना, तो आप पे लोड नहीं रहेगा और आप स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। अदरवाइज मान लो आपने 10 दिन हिस्ट्री पढ़ी, फिर अगले 10 दिन ज्योग्राफी पढ़ी, तो फिर आप रिविजन करने आओगे तो आप 5 दिन तो दोबारा से उसी ज्योग्राफी जो आप हिस्ट्री पहले पढ़ चुके हो उसके ही रिविजन में लगा दोगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको थोड़ा 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 करके सारी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। ठीक है, और अगर आपसे टाइम टेबल नहीं बन रहा है कि हम किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं, तो मैंने इसका टाइम टेबल डाला हुआ है, RAS प्री का सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल डाला हुआ है, आप वो देख लेना। आपको 100% हेल्पफुल मिल रहेगा वो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्या हाउसवाइफ भी RAS बन सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आप कुछ भी बन सकती हैं। ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और धीरे 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 करके थोड़ा 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 करके पढ़ते रहना है, और आप भी आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, और बेटर ये रहेगा कि आप RAS की बजाय अभी अगर आप हाउस वाइफ हो और आपका RAS अपना है, तो उससे पहले क्यों ना कोई और जॉब कर लो, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, क्योंकि इनमें डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, तो थोड़ा ईजी पड़ता है। RAS आप बाद में कर लेना, जब आपको टाइम मिले, आप घर से अलग रहो, क्योंकि अभी अपने पास घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारियां होती, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है अभी। ठीक है, तो हाँ, यही कहूँगी कि हाउस वाइफ भी RAS बन सकती हैं, और ज़रूर बन सकती हैं, क्योंकि अगर आप RAS बनोगी तो समाज में आपका रुतबा ही अलग रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में दे दूँगी। और हाँ, मैंने पिछला वाला RAS दिया है, तो उसमें मेरी क्या कमी रही, मैंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, और मेरा हुआ नहीं हुआ, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अगली वीडियो में देने दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।